17 अप्रैल 2026। मतलब ये वो दिन था जिसने ना पिछले 12 सालों का एक तरह से अटूट रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी सरकार जिसे सदन में नंबर गेम का मास्टर माना जाता है, उसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर जाता है। हाँ, और वो भी सिर्फ कुछ वोटों की कमी से। सही कहा। अब अखबारों की जो सुर्खियां थी ना, वो सिर्फ इसी एक घटना पर अटकी रहीं। लेकिन अगर हम 18 अप्रैल को खत्म हुए पूरे बजट सत्र 2026 के सारे घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जी बिल्कुल नजर आती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी तस्वीर के हर पन्ने को पलटेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि इस बार संसद के भीतर आखिर वो कौन सी राजनैतिक और ढांचागत लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं जिन्होंने इस सत्र को संसदीय इतिहास का सबसे असामान्य सत्र बना दिया। देखिए, इस सत्र को अगर हम महज हंगामे या सिर्फ आंकड़ों के चश्मे से देखेंगे ना, तो हम इसकी गहराई को मिस कर देंगे। कैसे? मतलब ये जो 131वें संशोधन का गिरना था, वो कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी। ये तो हफ्तों से चल रही एक पूरी राजनीतिक बिसात का क्लाइमैक्स था। अच्छा। हाँ, और जिस तरह से ये सत्र शुरू हुआ और जिन सांस्कृतिक और रणनीतिक बदलावों के साथ खत्म हुआ, वो इस बात का बहुत साफ संकेत है कि भारतीय राजनीति के भीतर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट यानी ढांचागत बदलाव हो रहा है। हम यहाँ किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस जो तथ्य सामने हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम निष्पक्ष होकर। तो चलिए इस बिसात की शुरुआत से बात करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि संसद में काम नहीं होता, कार्यवाही स्थगित हो जाती है। हाँ, वो तो आम धारणा है। लेकिन इस बार के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब राज्यसभा की उत्पादकता 110% रही और लोकसभा की 93%। 31 बैठकों में कुल 151 घंटे और 42 मिनट तक कार्यवाही चली, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना? और इस मैराथन की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2026 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। जी। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि 1 फरवरी को रविवार था। हाँ, रविवार। अब यहाँ मेरे मन में एक सीधा सा सवाल उठता है। मतलब शेयर बाजार बंद होते हैं, सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, फिर एक दिन का इंतजार करके सोमवार को बजट क्यों नहीं पेश किया गया? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। रविवार के दिन देश का सबसे बड़ा वित्तीय दस्तावेज पटल पर रखने के पीछे आखिर क्या रणनीतिक कारण हो सकता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि रविवार को बजट पेश करना एक बहुत ही दुर्लभ संसदीय घटना है। टेक्निकली देखें तो संविधान में दिन को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से ये बहुत असामान्य है। तो फिर ऐसा किया क्यों गया? इसके पीछे 2 मुख्य रणनीतिक कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि सरकार कंटिन्यूटी और मोमेंटम को एक कड़ा संदेश देना चाहती थी। मतलब कि काम नहीं रुकता? बिल्कुल। वो ये स्थापित करना चाहते थे कि जो वित्तीय सुधार और नीतियां हैं वो किसी कैलेंडर या वीकेंड की मोहताज नहीं है। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था ग्लोबल मार्केट्स का समय। अच्छा, मार्केट्स का इससे क्या लेना देना? देखिए, जब सोमवार की सुबह एशियाई बाजार खुलते हैं ना, तो उनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था के इस नए रोड मैप को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए रविवार रात का पूरा समय मिल जाता है। ओह, तो ये एक प्रीएम्प्टिव कदम था। एकदम सही, ताकि सोमवार को बाजार खुलने पर कोई पैनिक ना हो, बल्कि एक सेट नैरेटिव के साथ ट्रेडिंग शुरू हो सके। मतलब ये सिर्फ काम के प्रति समर्पण दिखाने का तरीका नहीं था, बल्कि बाजार की नब्ज को अपने हिसाब से सेट करने की एक सोची समझी चाल थी। जी बिल्कुल। लेकिन यार, जब आप एक 151 घंटे सदन चलाते हैं तो जाहिर है कि घर्षण यानी जो फ्रिक्शन है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। स्वाभाविक है। और वो फ्रिक्शन हमें सदन के रेफरी यानी स्पीकर की कुर्सी पर ही देखने को मिल गया। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था। हाँ, अब अगर एक आम दर्शक के नजरिए से देखें तो विपक्ष के पास स्पीकर को हटाने का वो जादुई आंकड़ा, वो नंबर तो था ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। फिर एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब जो पहले दिन से ही हारने के लिए बना हो? देखिए, इससे केवल हार जीत के गणित से नहीं आंका जा सकता है। संसदीय राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत बड़ा दबाव बनाने वाला टूल होता है। दबाव
किस तरह का दबाव? जब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाता है तो संविधान का अनुच्छेद 96 सक्रिय हो जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 96। जी, इसका सीधा सा नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। तो मतलब स्पीकर कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। जब तक वो प्रस्ताव विचाराधीन रहता है, स्पीकर महोदय सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। और विपक्ष की रणनीति अक्सर ये होती है कि सरकार के किसी अहम विधायी कार्य को थोड़ा धीमा किया जाए। या फिर सदन का ध्यान भटकाया जाए। एकदम सही। कुर्सी से हटने का मनोवैज्ञानिक दबाव और एक नए पीठासीन अधिकारी के तहत कार्यवाही चलाना, ये सब मिलकर सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट को थोड़ी देर के लिए असंतुलित कर लेते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन रुकिए, फ्लोर मैनेजमेंट का ये जो असंतुलन था, वो सिर्फ स्पीकर की कुर्सी तक सीमित नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। हर सत्र में हम देखते हैं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा में एक लंबा, आक्रामक और पूरा नैरेटिव सेट करने वाला भाषण देते हैं। जी, ये एक स्थापित परंपरा है। लेकिन इस बार लोकसभा में यह प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम जवाब के ही पारित हो गया। हाँ। उन्होंने सिर्फ राज्यसभा में अपना जवाब दिया। लोकसभा, जो कि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है, वहां प्रधानमंत्री का जवाब न देना, क्या ये किसी बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का संकेत था? देखिए, ये संसदीय परंपराओं के लिहाज से एक बहुत बड़ा डिपार्चर था, बहुत बड़ी बात थी ये। प्रधानमंत्री का लोकसभा में जवाब न देना महज कोई शेड्यूलिंग की समस्या नहीं हो सकती। राज्यसभा में सरकार का समीकरण और विपक्ष के सवालों की प्रकृति अक्सर बहुत अलग होती है। तो लोकसभा में क्या हुआ होगा? लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का बिना उनके समापन भाषण के पारित होना ये दर्शाता है कि शायद सरकार का पूरा रणनीतिक फोकस उन बिलों और गठजोड़ों को सुरक्षित करने पर था जो आगे आने वाले थे। मतलब उनका ध्यान कहीं और था। हाँ, और ये भी संभव है कि निचले सदन में विपक्ष का हंगामा उस स्तर पर पहुंच गया हो जहां एक सार्थक बहस की कोई गुंजाइश ही ना बची हो। हंगामा तो काफी था। इसी ड्रामे के बीच हमने उन 9 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी देखा। बिल्कुल, जिन पर कागज फेंकने और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगा था। हालांकि बाद में वो निलंबन रद्द हो गया, जो कि बैक चैनल नेगोशिएशन का एक एकदम क्लासिक उदाहरण है। राजनीति में पीछे के दरवाजे से बहुत बातचीत होती है। हाँ, बैक चैनल नेगोशिएशन तो शायद निलंबन वापस लेने में काम आ गया, लेकिन 17 अप्रैल को जो हुआ वहां तो हर तरह का नेगोशिएशन फेल होता नजर आया। जी, वो दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। बिल्कुल। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसने इस सत्र को असल में ऐतिहासिक बना दिया। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026। ये बिल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए था। जी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया और 230 ने विपक्ष में। हाँ। जीत तो सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन बिल गिर गया। जी। पिछले 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी सरकार जो अपने हर बिल की एकदम बारीक गिनती रखती है, वो एक ऐसा बिल पटल पर कैसे ले आई जिसके लिए उनके पास पुख्ता नंबर ही नहीं थे? क्या उनका फ्लोर मैनेजमेंट फेल हो गया या किसी सहयोगी ने आखिरी वक्त पर पलटी मारी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का नियम। अच्छा, ये नियम क्या है? देखिए, 298 वोट पक्ष में थे, जो कि साधारण बहुमत से कहीं ज्यादा हैं। हाँ, आधे से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए आपको न सिर्फ सदन की कुल संख्या का आधा चाहिए, बल्कि उस समय सदन में मौजूद सदस्यों का कम से कम 66% यानी 2/3 भी चाहिए। ओहो। अब 230 वोटों का विपक्ष में पड़ना ये साबित करता है कि विपक्ष ने इस बार वॉकआउट करने के बजाय सदन में बैठकर खिलाफ में वोट करने की रणनीति अपनाई। अच्छा, अक्सर तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है ना? बिल्कुल। जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो कुल मौजूद सदस्यों की संख्या कम हो जाती है और इससे सरकार के लिए 2/3 का आंकड़ा छूना बहुत आसान हो जाता है। अरे वाह,
तो इस बार विपक्ष अपनी जगह पे डटा रहा। जी, यह सरकार के 4 मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहा होगा, जहां उन्होंने शायद उम्मीद की होगी कि कुछ विपक्षी दल तो वोटिंग के समय सदन से गैर हाजिर रहेंगे ही। सच में ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब विपक्ष ने वॉकआउट को एक कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि वोटिंग बटन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एकदम सही बात है। और इस एक हार का असर सिर्फ एक बिल तक नहीं रुका। मैंने इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक जेंगा टावर के बारे में सोचा है। जेंगा टावर, दिलचस्प है। हाँ, मतलब वो जेंगा गेम होता है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। 131वां संशोधन वो बुनियादी ईंट थी जिस पर सरकार की पूरी इमारत खड़ी थी। बिल्कुल। जैसे ही वो ईंट खिसकी, ऊपर रखे 2 और बिल, परिसीमन विधेयक या परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, दोनों धड़ाम से नीचे आ गिरे। हाँ, सरकार को उन्हें वापस ही लेना पड़ा। तो आखिर इन तीनों में ऐसा क्या स्ट्रक्चरल कनेक्शन था कि एक के बिना बाकी 2 एकदम बेकार हो गए? देखिए, क्योंकि ये तीनों एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे थे। 131वें संशोधन का मूल उद्देश्य महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना था, लेकिन मौजूदा सीटों को काटे बिना। अच्छा, मतलब किसी की सीट न जाए। हाँ, और ऐसा तभी हो सकता है जब लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। अब सीटों की संख्या बढ़ाने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो परिसीमन या डिलिमिटेशन के जरिए होती है। समझ गई। तो परिसीमन बिल का कोई कानूनी आधार ही नहीं बचा। ओह, तो उनके पास वापस लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। बिल्कुल, सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन इस पूरे जिंगा टावर के गिरने के पीछे सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध नहीं था, है ना? नहीं, कहानी और भी गहरी है। हाँ, यहाँ बात राजनीति के उस हिस्से की आती है जहाँ व्यक्तिगत चेहरों का असर पूरे देश पर पड़ता है। जैसे नीतीश फैक्टर। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अचानक अपना पद छोड़ते हैं और राज्यसभा के जरिए दिल्ली आ जाते हैं। जी। सत्र के दूसरे चरण में वो उच्च सदन में शपथ लेते हैं। तो एक ऐसा नेता जिसकी पूरी पकड़ एक बड़े राज्य की जमीन पर है, उसे अचानक केंद्र के उच्च सदन में लाने से सदन का समीकरण कैसे बदलता है? यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक स्थानांतरण है। देखिए, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। जब नीतीश कुमार जैसा कद्दावर नेता जिसने दशकों तक एक बड़े राज्य की राजनीति को चलाया हो, वो दिल्ली आता है तो वो सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं बैठता। तो फिर वो अपने साथ क्षेत्रीय गठबंधनों का एक पूरा नेटवर्क लेकर आता है। ठीक है। केंद्र में गठबंधन की राजनीति जिस तरह से आकार ले रही है ना, उसमें नीतीश कुमार का राज्यसभा में होना, सरकार या विपक्ष जिसके भी वो पाले में हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन टूल बन जाता है। अच्छा, मतलब सौदेबाजी की ताकत। बिल्कुल। उनकी उपस्थिति इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों की जो आवाज है और उनकी जो सौदेबाजी की ताकत है, वो संसद के भीतर बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और शायद यही कारण था कि इस सत्र में सिर्फ घरेलू राजनीति ही हावी नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी विपक्ष ने एक बहुत ही अलग तरह का दाव खेला। हाँ, वो चीन वाला मुद्दा। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने जो तरीका चुना वो चौंकाने वाला था। जी। उन्होंने किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट या किसी न्यूज आर्टिकल का हवाला नहीं दिया। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने के एक अप्रकाशित संस्मरण यानी अनपब्लिश्ड मेमोयर का जिक्र किया। एक ऐसा दस्तावेज जो अभी तक पब्लिक डोमेन में छपकर आया ही नहीं है, उसे संसद के पटल पर कोट करने के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, ये संसदीय बहस की एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी तकनीक है। कैसे? जब आप किसी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हैं ना, तो सरकार उसे आसानी से मीडिया की अटकलबाजी कहकर खारिज कर सकती है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। लेकिन जब आप भारत के एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण का जिक्र करते हैं, वो भी उस व्यक्ति का जो सीमा विवाद के समय सीधे तौर पर सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही बात है। और अप्रकाशित होने का मतलब है कि विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि शायद उस किताब में कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जिन्हें बाहर आने से रोका जा रहा है। तो ये एक दबाव बनाने का तरीका था। बिल्कुल। संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने उस अप्रकाशित जानकारी को संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। इससे सरकार पर यह दबाव आ गया कि वो या तो उस जानकारी को स्पष्ट रूप से झुटलाए या फिर सीमा की वास्तविक स्थिति पर एक विस्तृत बयान दे। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक जैसी स्थिति है, जहां एक किताब छपने से पहले ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज गई। जी। हमने इस पूरे सत्र में तीखी बहसें देखीं, अप्रत्याशित हार देखीं
और नए रणनीतिक दांव देखे, लेकिन इस सत्र का अंत एक ऐसे क्षण के साथ हुआ जिसने अचानक से पूरे सदन का माहौल ही बदल दिया। वंदे मातरम वाला पल। हाँ, परंपरा के अनुसार सत्र के समापन पर वंदे मातरम की धुन बजाई जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ वाद्य यंत्रों की धुन नहीं थी। नहीं, इस बार वंदे मातरम के सभी 6 छंदों की पूरी रिकॉर्डेड प्रस्तुति बजाई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संदेश था। बिल्कुल था। देखिए, संसद केवल कानून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। ये देश के वैचारिक और सांस्कृतिक नैरेटिव का सबसे बड़ा मंच भी है। आमतौर पर हम वंदे मातरम का केवल पहला पद ही सुनते हैं जी, लेकिन उसके सभी 6 छंदों को प्ले करना, वो भी एक ऐसे सत्र के अंत में जो इतनी भारी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरा हो, ये एक स्पष्ट सांस्कृतिक रिक्लेमेशन का प्रयास है। रिक्लेमेशन। हाँ, ये एक संदेश है कि इतनी तीखे राजनीतिक मतभेदों और विधायी झटकों के बावजूद जो सत्ता का वैचारिक आधार है, वो अपनी जगह पर एकदम मजबूती से कायम है। तो अगर हम इस पूरे 151 घंटे के मैराथन को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो ये साफ है कि 2026 का ये बजट सत्र सिर्फ एक और संसदीय सत्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। रविवार के दिन बजट पेश करके एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री के लोकसभा में जवाब न देने से ये पता चला कि सदन के भीतर तनाव का स्तर कितना ऊंचा था। और फिर 131वें संविधान संशोधन के गिरने से वो डोमिनो इफेक्ट, या कह लें कि वो जिंगा टावर गिरा, जिसने परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी। इसके साथ ही नीतीश कुमार का केंद्र में आना और चीन के मुद्दे पर जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का इस्तेमाल, ये सब बताते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए और ज्यादा आक्रामक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस पूरे विश्लेषण का लबुलुआब यह है कि संसद का जो नंबर गेम है ना, वो सिर्फ एक गणित नहीं है। 298 सदस्यों के पक्ष में होने के बावजूद बिल का गिरना ये साबित करता है कि जब बात संविधान बदलने की आती है तो विपक्ष की एकजुटता और एक सुनियोजित रणनीति सरकार की भारी संख्या पर भी भारी पड़ सकती है। सही कहा। इस सत्र ने ये भी दिखाया कि कैसे क्षेत्रीय चिंताएं और राष्ट्रीय नीतियां आपस में टकरा रही हैं, और उन टकरावों का सीधा असर उस मशीनरी पर पड़ रहा है जो इस देश के भविष्य का रोड मैप तैयार करती है। और इसी टकराव से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ छूट जाता है, जिस पर आगे जाके बहुत लंबी बहस होने वाली है। कौन सा सवाल? हमने बात की 131वें संशोधन विधेयक की विफलता की। सत्ता पर देखने में तो ये लगता है कि ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ एक बिल था जो गिर गया जी। लेकिन राजनीति में जो सत्ता पर दिखता है, असली खेल उससे बहुत गहरा होता है। इस बिल का सीधा संबंध परिसीमन से था, यानी सीटों को बढ़ाने की प्रक्रिया से, जो हमने पहले डिस्कस किया। बिल्कुल। और यहीं से भारत की एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक, यानी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय दरार सामने आती है। जी। दक्षिण भारत के राज्यों को लंबे समय से ये डर सता रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों, जिनकी आबादी तेजी से बढ़ी है, उनकी लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये एक जायज चिंता है उनकी। जबकि दक्षिण के राज्य, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उनकी राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे सुनने वालों के लिए यह सोचने वाली बात यह है कि क्या 131वें संशोधन का गिरना महज महिलाओं के कोटे पर असहमति थी, या फिर विपक्ष, खासकर क्षेत्रीय दलों ने महिला आरक्षण के इस बिल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे असल में परिसीमन की उस पूरी प्रक्रिया को ही रोकना चाहते थे जो दक्षिण की राजनीतिक ताकत को कमजोर कर सकती थी। एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर लाए गए इस बिल की आड़ में असल में उत्तर बनाम दक्षिण के प्रतिनिधित्व की एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में भारतीय राजनीति की पूरी दिशा तय करेगा। और इसी विचार के साथ आज का ये गहराई से किया गया विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। राजनीतिक बिसात के इन जटिल पैंतरों को करीब से देखते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।